सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग ऑप्टिक्स के सभी ब्रांचेस की चर्चा करते हुए वेव ऑप्टिक्स पे परिचय करते हुए विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑप्टिक्स, जैसा कि पूर्व विदित है, सभी जानते हैं कि एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो लाइट के नेचर और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, डील करता है। इस ऑप्टिक्स को पूरी तरह से हम 3 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। पहला ब्रांच ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ओके, दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स और तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स। ऐसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं और इसको रे ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। फिजिकल ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है, ओके। और रह गई बात क्वांटम, तो क्वांटम ऑप्टिक्स ही है। इनफैक्ट अगर इसकी पढ़ाई की बात करें तो जब हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन पढ़ते हैं तब वहाँ पर डिस्कशन होता है। तो सबसे पहली बात, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के डिस्कशन में हम लाइट के किसी भी नेचर को डिस्कस नहीं करते। लाइट को सिंपल एक रे मान करके और सारा डिस्कशन कर लेते हैं। हम इस और कभी नहीं जाते कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, लाइट दोनों है या क्या है। लेकिन जब भी हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे उसमें लाइट का वेव नेचर कंसीडर किया जाएगा, और जब क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करें तो पार्टिकल नेचर पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली बात जो थी वो आपको डेस्क्रेट्स ने 1637 में कर्पस्कुलर थ्योरी में की थी। जो थ्योरी सपोर्ट किया गया, एक्सप्लेन किया गया, एलाबरेट किया गया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1972 में। इस थ्योरी में लाइट को टाइनी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर मान लिया गया था, और इस को मानते हुए लाइट के डिफरेंट फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए थे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब इस थ्योरी की बात की गई तो आइजैक न्यूटन सर ने एक्सप्लेन किया था कि जब लाइट किसी भी मीडियम पे स्ट्राइक करता है, ओपेक मीडियम पे, तो वैसे केस में रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण वो बाउंस बैक हो जाता है। जब बात आई रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने की तो उन्होंने कहा कि लाइट के वो पार्टिकल रिफ्रैक्टिंग मीडियम के पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होते हैं और इस वजह से लाइट रिफ्रैक्ट करता है। और जैसा कि पहले ही मैंने बोला कि कर्पस्कुलर थ्योरी में ये माना गया था कि लाइट के साइज, वो कर्पस्कल्स के साइज एंड कलर डिफरेंट होते हैं। जब वो प्रिज्म से पास होता है तो डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, जिससे डिस्पर्सन एक्सप्लेन किया गया था। इस थ्योरी में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो मानने योग्य नहीं थी, माना भी नहीं गया, बट उस समय न्यूटन के प्रेस्टीज के कारण, सर न्यूटन के प्रेस्टीज के कारण बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया था। जैसा कि अगर ये बात है कि जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो उसका अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स जब अट्रैक्ट होंगे तो एक ऑब्वियस सा रीजन यहाँ बनेगा कि उसका स्पीड बढ़ना चाहिए, बट इसके उल्टा फौकल्ट ने ये प्रूव किया कि लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड घट जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन पे न्यूटन के पास कोई जवाब नहीं था और भी बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाई। और उसके बाद कुछ सालों के बाद क्रिश्चियन हाइजन ने अपनी वेव थ्योरी इंट्रोड्यूस की, और वेव थ्योरी में लाइट को वेव माना गया था। ऐसे भी जब क्लास 10th में पढ़ने की बारी आई तो आपने पहला लाइन लाइट के बारे में ये पढ़ा था, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट वहाँ पर हमने ये नहीं सोचा था कि आगे ये वेव इतना बड़ा हो जाएगा कि एक चैप्टर वेव का पढ़ना पड़ेगा और फिर वेव
ऑप्टिक्स में इसको पूरी तरह से डील करना पड़ेगा। ओके, खैर आज तो वो मौका है कि हमको इसे पूरी तरह से डील करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सीख भी लेना है यहाँ से। रही बात वेब की, तो आगे चल कर के वेब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आगे हायर स्टडीज़ में वेब कमाल का परफॉर्मेंस देता है। आप मॉलिकुलर स्टडीज़ से लेकर के न्यूक्लियर स्टडीज़ तक की बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, सब जगह वेब का अपना इन्फ्लुएंस, अपना रुतबा है। तो उस हिसाब से भी अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्लास 11th में भी जो लास्ट टॉपिक था वो आपका वेब ही था, और वहाँ आपने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, अलग बात है कि वहाँ पर वेब के बारे में आप साउंड के कंटेक्स्ट में पढ़ा, साउंड को रेफरेंस लेकर के डिस्कस किया। आज हम जब लाइट में आए, वेव ऑप्टिक्स में जब बात करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पर लाइट के कंटेक्स्ट में रख करके वेव का डिस्कशन करेंगे। खैर, वो डिस्कशन होता रहेगा। तो ये क्रिश्चियन हाइजन ने इंट्रोड्यूस किया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और इसके सपोर्टर बेसिकली थॉमस यंग, फ्रेजनेल, फोकल्ट और भी साइंटिस्ट थे। ये मसला बहुत दिनों तक चला। शुरू में तो लोग क्रिश्चियन हाइजन की बात नहीं मान रहे थे, ड्यू टू दी न्यूटन के कारण। न्यूटन सर का इन्फ्लुएंस साइंस सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन करीबन 100 सालों के बाद जब लाइट के सारे फेनोमेना और रिफ्रैक्शन की बात करनी है, यहाँ पर डिस्कशन होगा। और इसके पहले, सबसे पहले हमको अगर वेव थ्योरी पढ़नी है, वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है, तो एक चीज़ जानना पड़ेगा, वो है आपका वेव फ्रंट। इतनी बातें भी डिस्कस करनी है। शेप इसके कैसे होते हैं, एंड प्रोपागेशन, ये प्रोपागेट कैसे करता है। तो बहुत ज़्यादा नया चीज़ यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा। वेव फ्रंट के डेफिनेशन में अगर जाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा। ये एक कंपाइल्ड डेफिनेशन है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स की बात करता है, विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ओके, एनीवे, इसको समझते हैं क्या है। तो जब भी वेव कहीं प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और डिस्टरबेंस क्रिएट होने के समय मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो डिफरेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं। कुछ क्रिस्ट के लोकेशन पे होते हैं, कुछ ट्रफ के लोकेशन पे होते हैं, कुछ मीन पोजीशन पे होते हैं, और कुछ कहीं और भी होते हैं। तो अगर हम सबके स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को एक लोकस से मिलाएं, तो वो लोकस वेव फ्रंट कहलाएगा। अच्छा, मैंने जैसा कहा कि अगर ये कंपाइल्ड डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा इसको और आसान करते हैं। स्कूल टाइम में आपने फोटोग्राफी देखी होगी। स्कूल टाइम में जब फोटोग्राफी होता था, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं सबसे अगली पंक्ति में बैठ जाते थे, कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद के रो वाले स्टूडेंट खड़े हो जाते थे, कुछ इस तरह से। ओके, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक बेंच लगा होता था, और उस बेंच के ऊपर कुछ स्टूडेंट खड़े हो जाते थे। इस तरह से डिफरेंट रो बन जाता था, ताकि एक फ्रेम में सभी कोई आ जाए। ओके, क्लास में 40-50 का स्ट्रेंथ, और उसकी फ़ोटोग्राफी कुछ इस तरह से। अभी हम सबसे नीचे बैठे हुए स्टूडेंट्स की बात करें। आप देखिए, सबसे नीचे जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं, उनके हेड को अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, एक प्लेन से, ओके, तो आप बोल सकते हैं उस वक्त वो लोग एक स्टेट में, एक लेवल में हैं। उसके ऊपर वाले दूसरे लेवल में हैं, ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा लेवल। ओके,
और सबसे ऊपर वाला एक अलग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बोला जाए। अभी हम इन सभी को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि या बेल सेट कर लें कि फर्स्ट बेल पे पहले वाले राइज करेंगे, सेकंड बेल पे सेकंड वाले बैठेंगे, इस तरह से कुछ है ना। तो जो फेनोमेना आएगा वो कुछ वेव लाइक फेनोमेना आ जाएगा। और सभी एक रो के स्टूडेंट अगर एक ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो सभी का लेवल एक जैसा होगा, मतलब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रहेंगे। कोई क्रिस्ट पे हो सकता है, कोई मीन पे हो सकता है, लाइक दैट। ओके, अब इसी को हम लोग वेव फ्रंट बोल रहे हैं। ओके, तो अगर ऐसा है कि हम एक लाइट का सोर्स ले लें, लाइट का एक पॉइंट सोर्स ले लें, छोटा सोर्स ले लें, इस छोटे सोर्स से जब लाइट प्रोपगेट करे, ओके, इसको टर्न ऑन करें, तो ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टिकल एक साथ ओके डिफरेंट डायरेक्शन में, या लाइट बोल दीजिए, लाइट के पार्टिकल अभी बोलना अलग चीज़ है, लाइट के वेव्स आप बोलिए, कि सभी डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाएंगे और उनका स्प्रेडिंग जो होगा वो स्फेरिकल वे में होगा, कुछ इस तरह से। ओके, अभी अब ये कितनी दूरी तक गया इसकी बात भी आपको करनी है। अगर हम इसके रेडियस की बात करें, ओके, तो रेडियस इज इक्वल टू c इंटू डेल्टा टी, सी जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपने 1 सेकेंड का टाइम दिया तो 1 सेकेंड का टाइम में 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 इतने मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा या रेडियस हो जाएगा इस स्फीयर का। और हर डायरेक्शन में इतनी दूरी पे सभी वेव के जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो सेम होंगे। ओके, अब अगर आप सोचते हैं कि नहीं और छोटा किया जाए तो टाइम को कम कर लीजिए। वैसे केस में होमोजीनियस मीडियम में एक जैसा लाइट चलता है, उसका आपको एक स्फेरिकल इस तरह से मिलेगा। ये जितने भी स्फीयर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये क्या है, तो लाइट का वेव फ्रंट है। ओके, हाँ, स्फेरिकल शेप में दिख रहा है। अभी टाइप्स की बात करेंगे तो वेव फ्रंट 3 तरह के दिखेंगे, तो इसमें एक टाइप ये भी है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, अभी इसको विजुलाइज करना अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो एक और तरीके से समझ सकते हैं। वेव फ्रंट को समझना बहुत ज़रूरी है वेव ऑप्टिक्स को डील करने के लिए। अगर आपको वेव फ्रंट पूरी तरह से समझ में नहीं आए तो फिर वेव ऑप्टिक्स डील करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, दिक्कत वाला हो सकता है। जैसा कि मैं अब बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं, क्रिस्ट एंड ट्रफ जो प्रोपगेट करता है उसमें देख लीजिए, हाँ, वहाँ डेफिनेशन थोड़ा सा फिट बैठेगा क्योंकि वहाँ पर आपको मीडियम के पार्टिकल भी मिल गए। लाइट वाले केस में मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेट नहीं करते, लाइट वाले केस में इनफैक्ट फील्ड डिस्टर्ब होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो उसकी डिस्कशन होगी, उसके डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग को सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वेव फ्रंट को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लिया जाए। तो वहाँ आप देखेंगे जो प्रोपागेशन होगा कुछ स्प्रेड आउट होता हुआ लगेगा अगर आपने तालाब में पत्थर फेंका है तो। ओके, ऐसा नहीं है कि पानी वहाँ का बाहर आता है। एक बात याद रखेंगे, पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे अप डाउन मूवमेंट करते हैं। ओके, वाटर के पार्टिकल, और आपको लगता है कि नहीं वेव साइड वाइज मूव कर रहा है, साइड वाइज प्रोपगेट कर रहा है। ओके, तो वहाँ भी जितने पार्टिकल एक पार्टिकुलर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रहें सभी के लोकस को मिला देंगे तो वैसे केस में वेव फ्रंट कहलाएगा वो, है ना। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन की बात, यानी सभी का फेज एक वेव फ्रंट पे सेम होगा। अगर एक वेव फ्रंट आपने लिया, एक वेव फ्रंट बोलने का मतलब क्या है, जैसे ये लेवल मैं बता रहा था ये एक वेव फ्रंट हो सकता है। यहाँ पर पहला स्फीयर जो है वो एक वेव फ्रंट हो सकता है, ये दूसरा वेव फ्रंट हो सकता है। तो मैंने बोला कि अगर पहले वेव फ्रंट की बात करेंगे तो उस पर जितने भी पार्टिकल हैं सबके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा। दूसरे जो हैं दूसरे के सभी पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है कि पहले और दूसरे पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस हो क्योंकि वो तो दूसरा वेव फ्रंट है। ओके, अब वेव फ्रंट को समझने का एक और हम आपको आसान सा डेफिनेशन बताते हैं।
ऐसे ये डेफिनेशन लिखना नहीं है, है ना। तो सीधी सी बात हम बोल लें कि फ्रंट, है ना, या फेस, जैसे हमारा फ्रंट बेसिकली हमारा फेस है ना, ऑफ वेव इज कॉल्ड। वेव फ्रंट को समझने का एक और आसान डेफिनेशन हो सकता है, आसान तरीका है, ये लिखने का डेफिनेशन नहीं, समझने का डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ कि फ्रंट मतलब फेस ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जैसे आप हो, आपको इंट्रोडक्शन क्या है तो आपका फेस है, आपको लोग पहचानते किससे हैं तो आपके फेस से हैं, और आप किसी को कैसे पहचानते हो तो उनके फेस से पहचानते हो। उसी तरह से वेव को अगर पहचानना है तो उसके लिए आपको वेव का फेस मतलब वेव का फ्रंट देखना होगा। और अगर लिखने के डेफिनेशन की बात है तो ऊपर लिखने वाला डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है। ओके, फिलहाल अगर हम किसी का भी फेस रीड कर लें तो हमको आगे के सारे फेनोमेना पता चल जाएंगे, सारा फेनोमेना हम डिस्कस कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा अगर आपने फेस की रीडिंग कर ली तो। सामने से कोई गाड़ी वाला आता है, टर्निंग है, वो आपको जाने के लिए पास देगा या नहीं, ये उनकी आंखों में देख करके, उनके फेस पे देख करके पता चल जाता है। और अक्सर एक्सीडेंट कब होता है, जब हम लोग एक दूसरे के फेस या आंखें नहीं देख पाते। वैसे केस में दोनों ने टर्न ले लिया और दोनों के टर्न लेने से क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो ऐसा है कि यहाँ पर फेस को रीड करना यानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप वेव के फेस को रीड करें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, यानी वेव फ्रंट को देख लें। चलिए, अब वेव फ्रंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वेव फ्रंट बेसिकली आपको 3 तरह के मिल जाएंगे। एक तो आपको स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा प्लेन। तो जैसा कि मैं बोला कि 3 तरह के वेव फ्रंट आपको मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ पर मिल ही गया क्या, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जो दिख रहा है। ओके, स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स आपको पॉइंट सोर्स होना चाहिए, सोर्स पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर कोई सोर्स ऐसा है जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट है ना, तो लीनियर ऑब्जेक्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। इस केस में आपको वेव फ्रंट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। लाइट हर डायरेक्शन में सिलेंड्रिकली मूव करेगा, और अगर आप लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मिलाएंगे तो आपको इस तरह का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिल सकता है। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या ऐसा है कि ये एग्जैक्ट सिलेंड्रिकल होगा या कुछ और भी होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ, क्वेश्चन जायज़ है, क्योंकि लाइट जो है इस तरफ भी प्रोपेगेट कर रहा होगा, तो कुछ शेप आपको एक्चुअल में वेव फ्रंट का लोकस जब सब मिलाएंगे तो ऐसा मिलेगा। ये भी लगभग सिलेंड्रिकल है, ऊपर के पार्ट को अगर आप ओमिट करके चले तब। ओके, एनीवे, तो आपके पास जब लीनियर सोर्स हैं तो वैसे केस में वेव फ्रंट का शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगा। एक और वेव फ्रंट होता है, दूसरे की आपने बात कर ली, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डिस्कस हो गया। और लास्ट में मैं बोल रहा था कि एक तीसरा शेप भी होता है। ये तीसरा शेप आपको प्लेन वेव फ्रंट होता है। एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट का कोई अपना सोर्स नहीं होता। प्लेन वेव फ्रंट अपने सोर्स से लार्ज डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, यानी अगर पॉइंट सोर्स है तो उसका भी वेव फ्रंट प्लेन हो सकता है, लीनियर सोर्स है उसका भी वेव फ्रंट प्लेन हो सकता है, बशर्ते सोर्स से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्फेयर लेते हैं, ठीक है, इस स्फेयर का रेडियस आपको इसके सेंटर पे मिल जाएगा। इसी स्फेयर का साइज अगर हम बड़ा करते जाएं, ठीक है, तो एक पोर्शन ऑफ दी आप स्फेयर की बात करें, वो फ्लैटन होते जाएगा, कर्व उसका कम होते जाएगा, और बहुत डिस्टेंस जाने पे ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आएगा, यानी प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा।
उसी तरह से अगर कोई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो अपने सोर्स से काफ़ी दूर जाने के बाद से एक पोर्शन उसका आपको प्लेन दिखाई देगा, वो प्लेन वेव फ्रंट देगा। तो आपको प्लेन वेव फ्रंट के लिए अलग से सोर्स खोजने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स या तो पॉइंट ही होगा और नहीं तो लिनियर, दो ही तरह के तो सोर्स ऑफ लाइट हो सकते हैं। पॉइंट सोर्स में एग्जांपल आप ले सकते हैं एक छोटा सा एलईडी बल्ब, है ना। लिनियर सोर्स में आप एक ट्यूबलाइट की कल्पना कर सकते हैं। तो ये सोर्सेस अगर ट्यूबलाइट है और ऐसा मान लें कि सभी तरफ से कवर नहीं है, ओपन है, वेव के प्रोपगेट होने के चांसेस हर तरफ बन रहे हैं, तो वैसे केस में आपका वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनेगा। ओके, अभी जहाँ तक बात है वेव फ्रंट, अगर वेव फ्रंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ सकती हैं आपको। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप इसको पढ़ने के लिए, है ना, रे ऑफ लाइट भी साथ में कर लें, रे ऑफ लाइट, और उसके बीच का रिलेशन जान लें। तो एक बात आप समझ लें कि वेव फ्रंट हमेशा ही रे ऑफ लाइट से परपेंडिकुलर होगा। वेव फ्रंट हमेशा ही रे ऑफ लाइट से परपेंडिकुलर होगा। ठीक उसी तरह से इमेजिन कर लें जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैट में इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइंस की बात किए थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस वेव फ्रंट जैसा रिजेंबल करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रे ऑफ लाइट जैसा रिजेंबल करेगा। सरफेस कोई भी हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा प्लेन के, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और उसके हिसाब से अगर हम चलें तो देखिए, हम ये जो वेव फ्रंट्स हैं उसको फर्दर बांट सकते हैं और उसका रे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्फेरिकल में हम दो चीज़ें कर सकते थे। एक तो यहाँ तक हम मान लें कि इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा था। दूसरा हम उसी सोर्स को लेकर के ऐसा मान लें कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ ऐसा जा रहा था और अंतिम वाला प्लेन वेव फ्रंट, है ना, उसको भी हम एक डायरेक्शन से दिखाते हैं, कुछ ऐसा जा रहा था। अब हमको रे ऑफ लाइट ड्रॉ करनी है। मान लीजिए कि सोर्स आपके लेफ़्ट साइड है और वहाँ से लाइट कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो ये सोर्स लाइट ट्रैवल कर रहा है, इस सोर्स से लाइट ट्रैवल कर रहा है। आप प्लेन वाले में तो क्लियर देख सकते हैं, यहाँ 90, 90। अच्छा, 90 ही बनाना है तो दूसरा रे ऑफ लाइट भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नॉर्मल होना है तो यहाँ भी 90 दिखाई देगा, तीसरा भी। यानी यहाँ जो बीम बना, ठीक है, उस बीम को देखिए, है ना, ये जो बीम बना उस बीम को देखिए, बीम पैरेलल। यानी अगर वेव फ्रंट प्लेन है तो बीम जो है वो आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा, ये याद रखेंगे। ओके, अभी अगर आपको वेव फ्रंट कुछ इस तरह का मिला है, ये स्फेरिकल शेप में है लेकिन डाइवर्ज कर रहा है, ये वेव फ्रंट जो है डाइवर्जिंग स्फेरिकल आप बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग स्फेरिकल। तो ऐसे केस में आपको ये दिख रहा है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट पे मिला है तो ये सोर्स पॉइंट जैसा दिख रहा है, वहाँ से आपको रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ परपेंडिकुलर की बात हो रही है, हाँ, उस पार्टिकुलर सेगमेंट पे तोड़ के देखिए, ये स्मॉल पोर्शन पे देख के देखिए, ये ऑलमोस्ट आपको 90 डिग्री दिखेगा। ओके, ऑलमोस्ट 90 डिग्री दिखेगा अगर उस पार्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो हर पॉइंट पे देखेंगे तो रे ऑफ लाइट आपको 90 डिग्री का एंगल यहाँ जैसे दिख रहा है बनाता हुआ दिखेगा। यानी रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, वेव फ्रंट के। और ये जो वेव फ्रंट है ये बेसिकली आपका कन्वर्जिंग स्फेरिकल है। ऐसे इसके लिए कोई रियल सोर्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस तरह का वेव फ्रंट एज्यूम किया जा सकता है। ओके, और यहाँ भी आप देखें लगेगा कि पॉइंट पे सब कुछ आकर के मिल रहा है। इसको सेंटर मानते हुए एक स्फेरिकल ऐसा बन सकता है। और आप यहाँ देख लें तो वेव फ्रंट का
रे के साथ 90 डिग्री यहाँ भी दिख जाएगा। तो एवरी पॉइंट पे ओके वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। अभी हम लोग को इसी तरह से वेव फ्रंट की बात करनी है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन वेव फ्रंट हो और वो रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करे तो उसका शेप कैसा होगा, ऐसे उसको बताने के लिए लोग यूज करते हैं क्या, हाइजेंस प्रिंसिपल को। लेकिन बिना हाइजेंस प्रिंसिपल के भी इसको आसानी से समझा जा सकता है। वेव फ्रंट एंड इट्स शेप की बात करें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कब कब तो उसमें भी डिस्कशन हो जाएगा। पहली बार हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। वेव फ्रंट एंड शेप, पहला केस रिफ्लेक्टेड का, किससे, फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, आगे चल करके इसका यूज भी है जब हम लोग हाइजेन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हाइजेन प्रिंसिपल अगला डिस्कशन मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पर सिंपली एक मिरर लेते हैं, मान लीजिए कि प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर पे ओके एक पैरेलल बीम इंसिडेंट कराते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप रे पे कंसंट्रेट कीजिए, वेव का डिस्कशन अपने आप हो जाएगा। आप रे से वेव को आसानी से समझ सकते हैं, प्रोपागेट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रे पहले से ही आपका फेवरेट रहा है, 10th में पढ़े हैं, 12 में भी रे ऑप्टिक्स का सारा लेक्चर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसा है कि ये रिबाउंड करेगा कुछ इस तरह से। ओके, अभी मैं बता रहा था कि वेव फ्रंट जो है वो कुछ इस तरह से नॉर्मल आकर के इंसिडेंट करेगा। ये आपको इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ओके, यहाँ ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद से ऐसे घूमेगा और घूमने के बाद से रिबाउंड कर जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था वो भी प्लेन था, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो भी प्लेन वेव फ्रंट है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्लेन वेव फ्रंट will remain plane after reflection from कहाँ, प्लेन मिरर। अभी जब मिरर की बात हो रही है तो हमारे पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। ओके, हम अगर प्लेन मिरर के बजाय कॉनकेव मिरर ले लें, ठीक है, कॉनकेव मिरर से भी रिफ्लेक्शन आपने देखा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर आपने ज्वाइन करा दिया तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ भी आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेकर के आइए, मतलब आप प्लेन वेव फ्रंट लेकर के आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बाद आपको मालूम है कि जो रे होते हैं वो फोकस से पास होते हैं, ठीक है। तो फोकस को एज ए सेंटर मानते हुए ये जो वेव फ्रंट है ना, कुछ ऐसा होने लगेगा, मतलब कन्वर्ज होने लगेगा, है ना। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कैसा है, तो कन्वर्जिंग, है ना, और कन्वर्जिंग के साथ कैसा है, तो स्फेरिकल है। यानी प्लेन वेव फ्रंट इस केस में जब आपने कॉनकेव मिरर से पास करा दिया तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल जैसा हो गया, कन्वर्जिंग स्फेरिकल के फॉर्म में चेंज हो गया। और यहीं पे अगर आप नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट मतलब ये तो प्लेन मिरर हो गया था, दूसरा कॉनकेव मिरर हो गया, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर से अगर देखना चाहें तो कन्वेक्स मिरर के केस में चलिए एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसको रिबाउंड हो जाने दीजिए। रिबाउंड होने के बाद यहाँ भी जो आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे मिलता हुआ नज़र आएगा, मिलेगा नहीं क्योंकि इस तरफ तो शेडिंग होती है, अपीयर होगा मिलता हुआ फोकस पे, तो इसीलिए डॉटेड इधर दिखाना पड़ेगा।
अभी प्लेन वेव फ्रंट आपको दिखाना है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट आपने दिखा दिया है, ये रे ऑफ लाइट। और अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आप दिखा रहे हैं, ये लग रहा है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे सेंटर लगेगा, अपीयर होगा, और यहाँ से वेव फ्रंट है ना डाइवर्ज हो रहा है कुछ इस तरह से। तो ऐसे केस में इसका शेप जो होगा वो डाइवर्जिंग स्फेरिकल हो जाएगा। इस केस में आप स्फेरिकल तो बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल। यही सब बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये तो रिफ्लेक्टेड का केस सारा हो गया। अभी रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्शन करा करके देखिए कि क्या होता है वेव का। कहाँ से, तो प्लेन ग्लास स्लैब पहले देख लेते हैं। ग्लास स्लैब एक एक नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आता है ड्राइंग पे भी। तो एक ग्लास स्लैब ले लिया जाए और उस ग्लास स्लैब से सबसे पहले रे ड्रॉ कर लिया जाए। ग्लास स्लैब पे आप फिर से एक काम कीजिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेकर के आइए। रेयर से डेंसर आते के समय टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा, बेंड कर जाने दीजिए। डेंसर से रेयर फिर आने के समय ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और बेंड होकर के पहले जो रे था उसके पैरेलल लगेगा। तो ये रे आपने ड्रॉ कर लिया है ना, आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। सभी जगह आपको करना क्या होगा, एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर लेना होगा पैरेलल बीम के। तो ये तो आपको पैरेलल था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया। मीडियम के अंदर भी बीम पैरेलल ही रहे, यानी वेव फ्रंट है ना थोड़ा सा बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन प्लेन ही रहा। और इमर्ज होने के समय भी बीम पैरेलल ही था, इसलिए यहाँ पर भी आपको वेव फ्रंट प्लेन ही रहा। लेकिन ये वेव फ्रंट बेसिकली हुआ क्या, शिफ्ट हो गया साइड वाइज। साइड वाइज शिफ्टिंग को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और कोई लेंथ वाइज बढ़े तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लेटरली डिस्प्लेस हो गया। ओके, इसकी बात हो गई। दूसरा आप ले सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, लेंस के केस में। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस बना लें, यहाँ से रे ले लें, अच्छा फिर से पैरेलल बीम लेने की बात है, पैरेलल बीम ले लिया। ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, एक पॉइंट पे जा कर के मीट करेगा, वो पॉइंट उसका फोकस होगा। तो वैसे केस में इधर से तो इंसिडेंट वेव फ्रंट आपने प्लेन दिखा दिया, इस जगह पे वेव फ्रंट कन्वर्ज करेगा और यहाँ लगेगा कि मिल करके स्फीयर बन गया। तो इस तरह का आपको वेव फ्रंट नज़र आएगा, और ये वेव फ्रंट आप क्या बोलेंगे, है ना, कन्वर्जिंग स्फेरिकल हो जाएगा। उसी तरह से अगर नेक्स्ट बात की जाए, एक और आपके पास है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में रे फिर से पैरेलल वाला लेकर के ड्रॉ कर लीजिए। जो पैरेलल रे लेंगे, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद ओके डाइवर्ज करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज करेगा। इधर डॉटेड आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी आपको लगेगा कि इसके फोकस पे उस वेव फ्रंट का सेंटर है, और ये स्फेरिकली डाइवर्ज कर रहा है, यानी यहाँ पर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा। अब एक लास्ट बच गया, इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तीसरा हो गया आपको कौन सा, कॉनकेव लेंस का, और अंतिम में चौथा आपको प्रिज्म वाला होता है, इसको भी पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो प्रिज्म लेकर के हम यहाँ पर एक काम करें, फिर से एक पैरेलल बीम कुछ इस तरह से ले लें। ये बेस की तरफ बेंड करता है और इमर्जिंग फर्दर बेस की तरफ बेंड करता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप लेंगे तो कुछ बेंड करके
है ना, इमर्ज आउट होने के समय और पैरेलल ही दिखेगा लेकिन बेंड टुवर्ड्स द बेस। ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है प्लेन, तो बीच में आपको वेव फ्रंट कुछ इस तरह से मिलेगा और फिर बाहर निकलने वाला वेव फ्रंट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और ये वेव फ्रंट आपको बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस जैसा कि बीम ऑफ लाइट के साथ हुआ। ओके, तो अब हाइजेन प्रिंसिपल पढ़ करके भी ड्राइंग करेंगे तो ऐसा ही कुछ डिस्कशन के बाद से ड्राइंग मिलेगा। और हाइजेन प्रिंसिपल पढ़े बिना भी अगर आपको रे और वेव फ्रंट के बीच का रिलेशन पता चल गया तो बड़ी आसानी से आप उसके ड्राइंग को दिखा सकते हैं, ड्राइंग को समझा सकते हैं और क्लियरली ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो होप वेव फ्रंट से लेकर के वेव थ्योरी तक का जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आया होगा।